हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम इसके पहले हम लोग कर चुके हैं अध्याय 4। हम लोग आज करने जा रहे हैं अध्याय 5 करने जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का क्या नाम है? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति एवं कौन प्राणी जी? वन प्राणी। करा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल क्या है? प्राकृतिक वनस्पति क्या है एवं वन प्राणी क्या है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे और आपका बात हम जरूर मानेंगे। बोल क्यों सर? देखते हैं। कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति में तात्पर्य वैसे पेड़ पौधे से है जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे पेड़ पौधे जो वातावरण, प्रकृति के वातावरण, यानी कि कहने मतलब जो अपने से उग जाता है प्रकृति के वातावरण, ठंडा हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा उड़ाता, वो कौन सी कहलाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। जैसे शीशम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, और बहुत सारे हैं, बबूल के पेड़ हैं, ये सारे पेड़, बरगद का, पीपर का, नीम का, ये सब प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो खेती कर रहे हैं, खेती करते हुए कहेगा सर, अब किसी के मन में सवाल उठा कि सर क्या जो खेती करते हैं वो उसमें भी तो पेड़ पौधे हैं, क्या वो पौधे प्रकृति के अंतर्गत नहीं आएंगे? नहीं, हम अपने अनुकूल उसको उगाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी है, बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं जो अपने लाभ के लिए भी नहीं उपजाते हैं उसको, वो खुद ब खुद अपने प्रकृति के द्वारा क्या होता है? उपज जाता है, यानी कहने का मतलब तैयार हो जाता है। वैसे पौधे के बारे में बात किया जा रहा है। करा और बढ़ते हैं और धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। अब माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तो फल हो, यानी कहने मतलब हर एक काम क्या होता है? धीरे धीरे, यानी कि वह धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते रहते हैं। इनके उगने एवं बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं होता। यही करा कि इसमें उगने में और बढ़ने में मनुष्य का कोई भी प्रकार का हाथ नहीं होता। आप सड़क पे जा रहे होंगे तो बहुत सारे आप पहले से भी देखे होंगे कि आपके अगर किसी गाँव घर में रहते होंगे तो देखते होंगे कि कोई खेत उत में या कहीं पैन में, नदी में, तालाब में देखते होंगे नहीं, पेड़ अपने से उग के अपने बड़ा हो जाता है, जंगल जैसा बन जाता है। उसमें किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, उसमें कोई भी उगाने के लिए मनुष्य का हाथ नहीं है, सिंचाई किया नहीं है, ना उसे लगाया हो। वैसे पेड़ पौधे के बारे में बात किया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। जो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम क्यों बोले कि जो घर में, जो खेती में जो पौधे उगाए जाते हैं वह प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें उगाने में, बढ़ाने में किसका हाथ रहता है? मनुष्य का हाथ रहता है। तो वो कह रहा है कि वैसे पेड़ पौधे जिसमें मनुष्य का हाथ ना हो, बल्कि कृषि में फसल क्या चीज मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार का हाथ ना हो, अपने से प्रकृति द्वारा उगे। इस तरह कृषि भी विभिन्न फसलें, फलों, बगीचे, वनस्पति को कहलाएंगे, किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं। ये भी तो क्या कहलाएंगे? वनस्पति कहलाएंगे। कृषि खेत के द्वारा जो भी क्रिया होता है, जो भी पौधे उगाए जाते हैं, पेड़ उगाए जाते हैं, वो भी कृषि प्राकृतिक वनस्पति कहलाएगा, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहलाएगा। करा क्योंकि कृषिगत फसलें, फलों के बगीचे आदि मनुष्य द्वारा लगाए जाते हैं। क्यों? अभी हम इसको समझाएं। क्योंकि किसके द्वारा लगाया जाता है? मनुष्य के द्वारा। अब प्राकृतिक वनस्पति उसे कहेंगे जो मनुष्य के द्वारा लगाया नहीं जा। कहने का मतलब यह हुआ, हम देखते हैं कि बोल सर, हम कहें क्या एगो आपको डिबिया दिखाई दे रहा? हम कि हाँ। बोल कैसा वाला डिबिया है सर? लग रहा भूरा कलर वाला डिबिया है जी। बोल बताइए। हम कि लीजिए बताते हैं। कर वनस्पति को जन्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। वनस्पति के किसके आधार पर? जन्म के आधार पर कई भागों में? 2 भागों में। कई भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। देहज एवं विदेशज। पहला कहते हैं देशज एवं विदेशज। 2 भागों में बांटा गया। देशज प्रजाति है, एगो विदेशज। स्थानीय वनस्पति को देशज कहते हैं और बाहर से आई हुई वनस्पति को विदेशज कहते हैं। जो स्थानीय खुद से यहाँ लगाया गया है उसे देशज कहेंगे, और जो किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे महाद्वीप से या किसी दूसरे जगह से लाकर लगाया गया उसे क्या कहेंगे? हम लोग विदेशक कहेंगे। यानी कि वनस्पति कई प्रकार के, जन्म के आधार पर कई प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला देशज, दूसरा विदेशक। ध्यान देने योग्य बात है। बोल कौन बात है सर? हम की योग बात है।
कर हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। हमारे देश में जो लगभग कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? 47,000। सोच लीजिए, 47,000 प्रकार के सिर्फ हमारे देश में पाए जाते हैं। आपसे हम पूछते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताइए, आप कितने प्रकार के पौधों के नाम जानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता दीजिए। 10 को बता दीजिएगा, लिख के पौधे नहीं, पेड़ का नाम लिख के बता दीजिएगा कि कौन कौन 10 पेड़ हैं। तो आपको 10 में तो है ना होश उड़ जाएगा। सोचिए कितने प्रकार के? 47,000 प्रकार के प्रजातियां पाई जाती है कौजी के पौधे के। इन भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर एवं एशिया में 4थे स्थान पर है। करा इसी चीज़ के मामले में भारत में कितने स्थान पर? 10वें स्थान पर, एशिया में 4थे करा भारत में जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर, यानी पूरा विश्व के देखा जाए तो जैव विविधता ने जो 9 देश का दूसरा है, भारत 10वां नंबर पर आता है। यानी कि 9 देश ऐसा भी है जो क्या भारत से आगे, उनमें 47,000 से भी ज़्यादा प्रजाति के भी क्या पाए जाते हैं? वनस्पति पाए जाते हैं। तो 10वां हिस्सा है, भाग है पूरे विश्व का। एवं एशिया के हिसाब से देखा जाए तो 4थे स्थान पर है। इसके एशिया के हिसाब से अगर देखा जाए, महाद्वीप के हिसाब से देखा जाए, एशिया महाद्वीप के हिसाब से तो 4था नंबर पर कौन आता है? कौन आता है? भारत आता है। कौची में? विविधता में। कौन विविधता में जी? तब बोल सर विविधता में, कौन विविधता में? तो ये आता है इस विविधता में। विविधता का नाम बताइए सर। जैव विविधता यानी जैव विविधता, हाँ सर, प्राकृतिक विविधता यानी कि वनस्पति विविधता। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे कह रहा है कि भारत में जैव विविधता मामले में विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। भारत में लगभग कितने हजार के? 15,000 के फूल है। और आप लोग तो 2-3 फूल के नाम में जानते होंगे। सोच लीजिए भारत में कितने प्रकार के फूल हैं जी? कितना? 15,000 प्रकार के क्या पाए जाते हैं भारत में? फूल पाए जाते हैं। और आप लोग तो 2-3 फूल के नाम नहीं जानते होंगे। बोल कौन कौन सा है? गुलाब, काला गुलाब, लाल गुलाब, चमेली, बेली, है न, और क्या क्या उड़हुड़ जानते होंगे, और बहुत सारे कुछ जानते होंगे, है न। बस यही सब, हाँ पता है आप लोग कि यही गुलाबे और करते करते रहेगा, है न। यही सबको आपको ज़्यादा याद रहेगा न। बोल हाँ सर क्या करें, याद यही सब रखते हैं। तो सोचिए कि 15,000 प्रकार के फूल की प्रजाति है, लेकिन हम लोग को पता कितना है? कुछ ज़्यादा नहीं, 10 को 20 को ज़्यादा 30 को याद होगा। जो विश्व में फूलों के पौधे का 6% देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे हैं जो फर्न। अब यानी कह रहे पूरा देश में जो यहाँ प्रकार 15,000 पाया जाता था, पूरा विश्व के 6% प्रकार 6% जो है कहाँ पर फूल पाया जाता है? भारत में पाया जाता है पूरा विश्व के। और बाकी 94% है जो अन्य देशों में पाया जाता है। कह देश में बहुत से बिना फूल वाले पौधे हैं। अब कह रहा भारत में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें फूल नहीं है। फूल नहीं है कह रहे मतलब यानी कि जिसमें फूल नहीं होता है। और वह जैसे फर्न है, शैवाल है आदि बहुत प्रकार के हैं जिसमें फूले नहीं होता है। तो उनको जो होता है डायरेक्ट फल होता होगा, फूल नहीं होता होगा। तब भारत में लगभग 89,000 प्रजातियां के जानवर है। कह रहा भारत में लगभग कई हजार प्रकार के जातियां हैं? 89,000 जी, कई हजार? 89,000 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? प्रजातियां के जानवर है तथा विभिन्न प्रकार की ताजे पानी की तथा समुद्री मछलियों पाई जाती है। बहुत सारे प्रकार के क्या पाई जाती है? ताजी और मछलियां भी प्रकार की पाई जाती है। तो फिर से नीचे कमेंट में लिख के हमको जल्दी बताइए कि कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? तो बोल सर 47,000 प्रकार के। फूल कितने हजार प्रकार के पाए जाते हैं जी? 15,000 प्रकार के। कितने भारत में कितने लगभग है? पूरे विश्व के 6% है। और 89,000 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जानवर पाए जाते हैं। कह रहा है आगे कौन की? आगे कह रहा बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहते हैं। अब बड़े बड़े वृक्ष है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, उस द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को क्या कहते हैं? वन कहते हैं। भारत में प्राचीन समय में से वनों का भारी महत्व रहा। कह रहा भारत में प्राचीन समय में पहले ही से बहुत महत्व रहा इसका। दंडाकार, वृंदावन, नंदवन, कानन आदि प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध वन है। और बहुत सारे वन हैं जो प्राचीन काल से ही, दंडकान वन, वृंदावन, जहाँ नाम सुने वृंदावन में राधे राधे, हाँ सुने होंगे। नंदवन, कौन वन? नंदवन और कानवन। और प्राचीन काल से ही वन क्या थे? प्रसिद्ध थे।
जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहे। आई क्या चाहिए, ऋषि मुनि। यहाँ ऋषि मुनि क्या करते थे, तप क्या करते थे। तप का मतलब कुछ होता है, तप का कहने का मतलब यह हुआ, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उन लोग ये क्या चीज करते थे जी, तप करते थे। वहाँ पर अपना आज्ञा करके अपना भगवान का ध्यान लगाते थे, तपस्या जिसको हम लोग कहते हैं, तपस्या करते थे यही सारे वन में। जहाँ भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं घटित हुई है। अगर भारतीय इतिहास के बहुत सारे धारणाएं क्या चीज़ यहाँ पर हुई है, घटित हुई है। हमारे भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पूजने की परंपरा रही है। अगर हमारे भारतीय इतिहास में जो है वृक्षों की क्या चीज करने के लिए रही है, पूजने की परंपरा रही है। यानी कि हमारे जैसे बोल सर कौन कौन वृक्ष के पूजे, जैसे आप देखते होंगे बरगद का पेड़ पूजा जाता होगा, बर पूजा कहते हैं। पीपर का पेड़, शनिचरा का रहा, पीपर के पेड़ पानी दो। तुलसी जी का पौधा को क्या करते हैं, पूजते हैं हम लोग। सम्मी जी के पौधे को हम लोग पूजते हैं, केले के पौधे को पूजते हैं। यानी बहुत सारे प्रकार के पौधों को हम लोग क्या करते हैं, पूजा। यहाँ तक कि न दुब्भी को भी हम लोग पूजते हैं। तो सर दुब्भी पौधा उसको भी पूजते हैं हम, कि हाँ जी। तो बोलो नहीं, हम देखें सर सत्यनारायण स्वामी के अगर आपके यहाँ पूजा हुआ होगा तब एकदम दुब्भी और गोबर जरूर लाए होंगे, सारा चीज़ को पूजा जाता है। बोलो हाँ सर समझ में आया कि हाँ लाते हैं दुबिया है ना, उसको पूजा जाता है, तो उसी से शुद्ध होता है ना। तो कह रहा हमारे भारतीय संस्कृति में क्या थे, वृक्षों को पूजने के लिए एक परंपरा थी। वेदों में तो वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है। और कह रहा कि वेदों में जो वेद, ऋग वेद है ना, यजुर्वेद वेद, साम वेद जो है, ये सारे वेद है। इसमें क्या किया गया था, ये वेदों में जो है वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया। कि जितना भी सुख है जो किसके द्वारा प्राप्त होता है, वनों द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए उसका सुख का मेन आधार माना गया था। अनेक धर्म ग्रंथ में वृक्ष को पुत्र तुल्य माना जाता है। अब बहुत सारे धर्म ग्रंथ ऐसे जिसमें वृक्ष को क्या चाहिए, पुत्र तुल्य। यानी कि जिस तरीके से पुत्र की सेवा करते हैं माता पिता अपने पुत्र की, उसी प्रकार से वृक्षों की सेवा करना जरूरी है या करना चाहिए। कह रहा है, कौन रहा है, कह रहा है, बोल कौची कह रहा है सर, हम कि लीजिए जो कह रहा है, जो हम आपको भी बता देते हैं। एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मोबाइल, लीजिए अब ठीक हो गया। शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि, कृषकों के लिए खेती की बढ़ती हुई मांग, ईंधन की बढ़ती हुई मांग, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के लिए अधिकारी भूमि की आवश्यकता, बाढ़ों का प्रकोप, दावान का प्रकोप आदि के कारण वनों की काफ़ी क्षति हुई है। कहा कि सर ये सारे कारण हैं जिसके कारण क्या चीज हुई है, वनों की क्षति हुई है। वो वनों की क्षति से तात्पर्य क्या है सर, इसका मतलब क्या हुआ, वन की क्षति कैसे हुआ। जैसे हम कहते हैं दिनों दिन पर जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, तो जनसंख्या बढ़ेगा। तो जनसंख्या बढ़ेगा, मान लीजिए पहले 1 कट्ठा ज़मीन था, वो एक भाई अकेले था, ठीक है। अब इसका शादी हुआ तो पत्नी हो गया, आया 2 प्राणी हो गया, यानी कहने का मतलब फिर इससे बच्चा हो गया, 2 बच्चा हुआ। अब ये दोनों अगर मर जाएंगे, मृत्यु इन दोनों की हो जाएगी, तो इन दोनों का होगा 1 कट्ठा खेत का बंटवारा हो जाएगा, इन दोनों में इस तरीके से आधा 2 भाग में बट जाएगा। अब फिर इनकी भी शादी होगी तो इनके भी 2 अगर बेटे होंगे तो क्या इसका भी बंटवारा इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या खेतों की संख्या क्या हो रहा, कम रहा कि नहीं कम रहा, तो कम रहती किधर जाएंगे, जंगल की ओर। जंगल में क्या है, वन के पेड़ को क्या करके काट के क्या बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे और वहाँ पर क्या चीज़ करेंगे, खेती करेंगे। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो खेती पर भी क्या बढ़ जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। यानी कहने को मतलब बढ़ती हुई मांग, जनसंख्या बढ़ा तो क्या चीज, कृषि भी बढ़ेगा। क्योंकि क्या हो, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या जी, इसके भोजन खाने के लिए भोजन का भी उत्पादन तो अधिक करना पड़ेगा ना, और अधिक होगा भोजन का उत्पादन कहाँ होगा, तो भोजन करने के लिए अनाज का उत्पादन कहाँ होगा, जमीन पर होगा। तो जमीन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जंगल को कटाई करके जमीन बनाना पड़ेगा। तो जंगल यहाँ तो भी कट गया, यानी कि वन यहाँ पर से भी खत्म होते जा रहा है, बढ़ती हुई मांग। और यहाँ पर जब घर बनेगा तो देखते होंगे घर में बहुत सारे प्रकार के सामान वस्तुएं यूज होते हैं। बोल जैसे सर, जैसे कुर्सी, टेबल, चौकी और बहुत सारे प्रकार के सामान होते हैं, बेंच, टेबल, कुर्सी, बहुत सारे चीज़ होते हैं, जिसमें भी किसका उपयोग होता है, लकड़ी का उपयोग होता है। तो लकड़ी का उपयोग होता है तो क्या चीज़, लकड़ी का जब उपयोग हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, लकड़ी का कहाँ से प्राप्त कीजिएगा, वन से। तो वन में क्या कीजिएगा, पेड़ को काट कर लाइएगा। तो वहाँ उस प्रकार से भी क्या चीज़ हो रहा है, पेड़ का भी क्या हो रहा है, कटाई हो रहा है। यानी कि जनसंख्या खत्म हो रहा है, किसका जनसंख्या, पेड़ों की जनसंख्या खत्म हो रहा है, यानी कहने मतलब वन का ह्रास हो रहा है।
ईंधन की बढ़ती मांग। ईंधन, अब जैसे कहने मतलब आप खेत लिए तो वन काटे लिए, आप घर उत्पादन कर लिए, घर बनाए लिए, घर में जितना था लकड़ी का सामान लगाए लिए, तो आप क्या चाहिए, खाना बनाएंगे किस लिए। उस समय बोल सर अभी तो मेरे घर में सिलेंडर पर खाना बनता है, गैस पर अभी नहीं बनता है। वो हम लोग प्राचीन काल के बात कर रहे हैं, बहुत शुरुआत स्टार्टिंग पीरियड का बात कर रहे हैं। उसमें तो गैस था नहीं, तो गैस नहीं था तो क्या चाहिए, लकड़ी से खाना बनता था। तो लकड़ी के लिए भी क्या चाहिए करना पड़ता था, जंगल को काट के, वन को काट कर क्या करता। आज भी अपने अगल बगल में देखते होंगे जंगल उंगल, सर्दी के मौसम में क्या करते होंगे, अगल बगल से जारन बहुत सारे चुन के ले जाते होंगे, क्या करें, खाना या भोजन पकाने के लिए ले जाते होंगे। यानी कि कहने में ईंधन की बढ़ती मांग, यानी खाना पकाने के लिए लकड़ियों की मांग क्या हो गया, बढ़ गया। लकड़ियों की मांग बढ़ा तो उसके लिए भी वन की कटाई हुई, यानी कि तीसरा प्रकार के क्या हो गया, वनों का ह्रास हो गया। फिर करा शहरीकरण, औद्योगिकरण। अब शहर बनेगा, गाँव से क्या बढ़ेगा, शहर। तो शहर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या चीज़ ज़्यादा होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगा, तो घर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ज़मीन भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और ज़मीन ज़्यादा ले कहाँ से ले, ज़मीन तो बढ़ता नहीं, जितना ज़मीन है उतना ही है। यानी जंगल काट के क्या चीज़ बनना पड़ेगा, ज़मीन बनाना पड़ेगा। औद्योगिकरण, फैक्ट्री खोलना। औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्री खोलना। तो फैक्ट्री आप कहाँ खोलिएगा, फैक्ट्री भी ज़मीन पर खोजिएगा। ज़मीन कहाँ से आएगा, जंगल को बन, पूरा में तो बने पहले था, तो जंगल वन को क्या करके काट कर। यानी इस तरीक़ा से बढ़ते ईमान के लिए अधिकार भूमि आवश्यकता है। अब बाढ़ों से प्रकोप, अब बाढ़ भी आ गया, इतना साहस हुआ ये तक ठीक है नहीं है। अब भगवान भी लीजिए, बाढ़ का प्रकोप, जब बाढ़ आया तो क्या हुआ, बाढ़ का प्रकोप कहने का तात्पर्य क्या हुआ, बाढ़ों का प्रकोप आया। कह रहा है कि बाढ़ों का प्रकोप का कहने का मतलब कुछ बारिश अधिक हुआ तो नदी में पानी आया, नदी में आके दहाक लेके चल गया, पूरा जंगल में पानी भर गया। पानी से क्या किया, पेड़ पौधे को क्या किया, सड़ा दिया, सुखा दिया, उससे भी वन खत्म हो गया। दावानल का प्रयोग, दावानल का प्रकोप या दावानल का प्रयोग किया, यानी बाढ़, भूकंप या दावा छिड़काव करके बहुत सारे क्रियाओं द्वारा क्या सबको बंद करना ही क्या कहलाता है। यानी कि एक नहीं, अनेक प्रकार से वनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, कटाई होते जा रहा है, के कारण वनों की काफ़ी क्षति हुई है। यही कारण, इस सभी के कारण क्या, वनों की बहुत काफ़ी क्षति हुई है। मैदानी क्षेत्र में धनी जनसंख्या के कारण वन अब नाम मात्रा के रह गए हैं। यही कारण मैदानी क्षेत्र में क्या हो गया, जनसंख्या के बढ़ने के कारण। ये सारा चीज़ हुआ कब, जनसंख्या बढ़ा तब। यानी कि जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या चीज़ हो गया, वनों की कमी हो गया। क्या जैसे अधिक कौन क्षेत्र में बने हुए, मैदानी क्षेत्र में वनों की कमी हो गया। भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारण में से पाई जाती है। यही सारे कारण क्या होते हैं, भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में इतनी विविधता पाई जाती है, इस सारे विविधता पाई जाती है भारतीय वन में, वन्य प्राणियों में पाई जाती है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग किसके हिसाब से, भूभाग स्वरूप। भारत में जो है भूभाग का स्वरूप क्या है और कैसे। भूभाग का स्वरूप, भूभाग का स्वरूप क्या है भारत में, करा है कि इनका वनस्पति के प्रकार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इन लोगों को वनस्पति के जो प्रकार है इस पर क्या बड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वो कैसे, पहाड़, पठार एवं मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। यहाँ सगरो पठार में देखते होंगे ऊंचे भाग रहते हैं, वहाँ पर अलग प्रकार का मैदान भाग पाया जाता है। मैदानी भाग एक ही प्रकार के पड़ा, यानी कहने मतलब अलग अलग जगह पर। आप भी अपने गांव में अगर देखिएगा, गए होंगे गांव, तब अगर गांव के होंगे तो आप खेती में चल जाइएगा, खंधा में जाते होंगे, देखते नहीं अलग अलग प्रकार के क्या चीज़ है, अलग अलग, कहीं ज़्यादा ऊँचा खेत है, कहीं ज़्यादा नीचा है। यानी कहने का मतलब जो पठारी भाग है, मैदानी भाग है, तो कहीं नीचा ज़्यादा, कहीं ऊँचा ज़्यादा, इस प्रकार का क्या है, विविधताएं देखने के लिए मिलता है। पहाड़ का धरातल, वनस्पति नहीं पाई जाती। पहाड़ का धरातल काफ़ी ऊबड़ खाबड़, ऊंचा तथा दुर्गम होता है। अब पहाड़ का जो धरातल होता है ना, कभी ऊंचा कभी नीचा, पहाड़ पर चढ़ेंगे यानी समतल नहीं होता है। मैदानी क्षेत्र क्या होता है, समतल होता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र समतल नहीं होता है। इसीलिए इसीलिए इस पर अलग तरह की वनस्पतियाँ, वनस्पतियाँ उगती है। यही कारण है कि इस पर अलग अलग प्रकार की क्या उगती है, वनस्पतियाँ उगती है। पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं। अब पठार जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, कम ऊंचे होते हैं, किंतु इसका भी धरातल मैदान भागों की तरह एकदम समतल नहीं होता है। पहाड़ से क्या होता है, पठार ऊंचा कम होता है, लेकिन इसका भी धरातल की तरह क्या चीज होता है, समान बराबर, ऊंचाई बराबर नहीं होता। यानी धरातल कहने का मतलब धरातल बराबर नहीं होता है।
अतः यहाँ की वनस्पति अलग किस्म की होती है और ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए क्या टेम्परेचर में भी क्या होगा, अंतर होगा। यही कारण है कि यहाँ की ऊंचाई क्या होती है, यहाँ के वनस्पति पेड़ पौधे जो है अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं या अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। चूंकि मैदानी भाग का धरातल समतल होता है। अब मैदानी भाग का धरातल कैसा होता है, एकदम समतल, एकदम देखते होंगे मैदानी, हम लोग कौन भाग में रहते हैं, मैदानी भाग में रह रहे हैं। पहाड़ कुछ ऐसे भी होंगे जो पठारी भाग में रह रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, मैदानी भाग में रहते हैं। पठारी भाग में बहुत कम लोग की जनसंख्या पाई जाती है। अब मानव बसाव के लिए सबसे सुगम है, यहाँ मनुष्य का बसाव सबसे अधिक होता है। कारण समतल जो मैदान है वहाँ मानव के बसने के लिए यानी रहने के लिए सबसे अच्छा जगह है, क्योंकि वहाँ सुविधा होता है, सारा चीज़ का सुविधा मुहैया होता है, आने में जाने में, खेती करने में, यानी हर एक प्रकार के काम करने में क्या चीज़ सुविधा पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा तो पानी की समस्या क्या होती है, धरातल पर कम होती है, और पहाड़ी इलाका में पानी की समस्या सबसे अधिक होती है। यही कारण कह सकते हैं कि लोग पहाड़ी इलाका से ज़्यादा लोग रहना कहाँ पसंद करते हैं, तो धरातल यानी समतल इलाका में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग कृषि कार्य एवं वनस्पति के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काट कर साफ कर दिए हैं। लोग क्या किए, प्राकृतिक वनस्पति को खेती करने के लिए, धरातल जमीन को यूज करने के लिए, घर बनाने के लिए, कारखाना बनाने के लिए या अन्य किसी प्रकार के स्रोतों को उपयोग करने के लिए जो प्राकृतिक वनस्पति था, जो सबको क्या कर दिया गया, काट दिया गया, यानी काट कर साफ कर दिया गया। इसीलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पाया जाता है। और यही कारण है कि मैदानी भागों में प्राकृतिक के वनस्पति का क्या पाया जाता है, सर्वथा अभाव, यानी कि हमेशा क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। कौन, मैदानी क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में मनुष्य ज़्यादा रहते हैं, और मनुष्य ज़्यादा रहते हैं तो क्या करेंगे, वो अपने लाभ के लिए कुछ किसी हद तक पहुँच जाते हैं। मनुष्य का काम है, दुनिया में आए हो तो खराब कर लो, कुछ ज़मीन को खराब कर दो, कुछ पेड़ को खराब कर दो। दुनिया में इंसान का काम है गंदा करने के लिए आया। इसलिए देखते हैं जितना भी प्रकृति में गंदे हैं, पोल्यूशन है, किसके द्वारा फैलाया गया, इंसान के द्वारा फैलाया जाता है सबसे ज़्यादा। पॉइंट 2 में कह रहा मिट्टी, कौन, मिट्टी में मिल जावा, गाना सुने हैं मिट्टी। तो मिट्टी के बारे में क्या कह रहा, मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जो मिट्टी का जो प्रकार होता है, अलग अलग प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, वो भी क्या करता है, वनस्पति को प्रभावित करता है। वनस्पति को प्रभावित करने का तात्पर्य क्या हुआ, वो भी वनस्पति को अलग ढंग से करता है। राजस्थान की बलुआही मिट्टी में हमें 20 विशेष प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है। कहा कि राजस्थान गए हैं, कभी तो गुजारिए एक दिन राजस्थान में। कहा राजस्थान की मिट्टी जो होती है बलुआही मिट्टी होता है, और वहाँ के जो भी वनस्पति पाए जाते हैं उसमें कांटेदार रहेंगे। कांटेदार और पत्ता उसमें कम पाया जाता है। पत्ता इसलिए पाया जाता है, कांटेदार इसके लिए रहते हैं क्योंकि क्या कि पत्ता अगर रहेगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश के संश्लेषण में पानी की आवश्यकता आती है। यदि ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होने का तात्पर्य यह है कि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। और सूखे बलुए क्षेत्र में पानी की क्या होती है, बारिश कम होती है, कारण वहाँ पर पानी, वर्षा भी कम होती है और वही पानी भी मौजूद कम होता है। यही कारण है कि उसके पेड़ के पत्ते क्या होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं और कम चौड़े होते हैं, जिससे क्या करते हैं वो पानी, जिससे वो अपने पानी जल धारा क्षमता को अत्यधिक समय तक बचा कर रख सके। वही गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहाँ दलदल है वहाँ एक खास किस्म के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष। कर वही डेल्टा प्रदेश चाहिए, डेल्टा वन, सुंदरबन डेल्टा, गंगा के डेल्टा प्रदेश में, यानी सुंदरबन डेल्टा में आप जाइएगा नहीं तो दलदलीय क्षेत्र। क्या चीज़ है दलदलीय क्षेत्र, कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि वहाँ पर क्या मिट्टी जो बहुत है, जो देखते हो दलदलीय कहने का मतलब आप कादा, धान की खेती होता, गए होंगे खेती में तो देखते होंगे कादा होता है, और कादा में पैर बार रखता था धंस जाता होगा। उसी प्रकार से क्षेत्र जीडी को आपको एक बित्ता तक धंसता होगा, वो एक ठोना तक धंसता होगा, ज़्यादा कादा होगा तो, लेकिन पूरा के पूरे धंस जाएगा जितना दलदल वहाँ होता है, कादा होता है। कहने का मतलब उसमें एक खास किस्म के वृक्ष पाया जाता है, उसका नाम क्या है, वृक्ष सुंदरी। क्या कहते हैं उसको, वृक्ष सुंदरी। कहा कि सुंदरबन में जा पाया जाता है, इसलिए वहाँ यानी कि डेल्टा में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। कौन वृक्ष, सुंदरी। इसीलिए कौन नाम पड़ गया उसको, सुंदरबन डेल्टा बन गया, क्योंकि सुंदर वृक्ष ज़्यादा पाते जाते हैं सुंदरी, और क्या है वन है, और क्या कहाँ पाया जाता है, गंगा के डेल्टा स्थान पर पाया जाता है, इसलिए सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा। पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं। अब जितना पर्वत है, जितना ज़्यादा ऊंचाई रहेगा उतने भी अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे। पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में संकुलन वन पाए जाते हैं। पथरीली मिट्टी जितना भी है उसमें कैसे वन पाए जाएंगे, संकुलन वन पाए जाएंगे, इसलिए उसे सुंदरबन कहते हैं। और यही कारण है कि उसको कौन वन कहते हैं, सुंदरबन। अजी कौन वन सुंदरबन कहा जाता है।
कह रहा है जलवायु। कौन वायु? जलवायु। दोस्तों अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को और हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर समझ में आता, नहीं तो हमें लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। जलवायु। जलवायु में सबसे पहला पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे तापमान। तापमान पर डिपेंड करता है कि कौन सा देश के कौन सा क्षेत्र का जलवायु कैसा पाया जाता है। इस सब किस पर डिपेंड करता है? तापमान पर। तो सबसे पहला पॉइंट पर पढ़ेंगे तापमान। कहा तापमान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जो तापमान है कि जलवायु में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक कौन निभाता है? बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कौन? तापमान। जिससे वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। जिससे किसकी विविधता प्रभावित होती है? वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। हिमालय पर्वत इनका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हिमालय पर्वत देख लीजिए, एक सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? हिमालय पर्वत। यानी कि जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम होगा। पर्वत से यानी ऊंचाई, समतल से ऊंचाई जितना जाएंगे टेम्परेचर यानी तापमान उतना ही क्या होगा? कम होगा। और जितना नीचे आएंगे तापमान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। कम मतलब क्या होगा? ये अधिक होगा। यानी उल्टा, नीचे आएंगे तो तापमान बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होता है? घटता है। हिमालय पर्वत इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अभी समझाएं आपको, हिमालय पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? घटता है। और जब नीचे हम लोग आएंगे, ऊंचाई कमेगा तो तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उसी के साथ साथ पेड़ पौधे की किस्म भी बदल जाती है। और जब तापमान बढ़ जाता है तो तापमान में अलग अलग तापमान में वनस्पति भी अलग अलग प्रकार के उगते हैं। तो करा यही कारण है कि वहाँ पर भी तापमान क्या होते हैं? वनस्पति जो अलग बदल जाती है, वनस्पति पेड़ पौधे के किस्म बदल जाते हैं। जहाँ तापमान अत्यंत कम होता है वहाँ पौधे उग ही नहीं पाते हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा तापमान कम होता है वहाँ तो पौधे नहीं उग पाते हैं। कुछ स्थान ऐसे भी हैं, बलूचिस्तान आप जाके घूम लीजिएगा तो क्या होता है? वहाँ पर तापमान है ये नहीं तो पौधे कम है। जैसे कह रहा है, आपको देख रहे होंगे वनस्पति खंड। उष्ण में औसत वार्षिक तापमान डिग्री में दिया हुआ है, और जनवरी में औसत तापमान डिग्री में, और टिप्पणी क्या? कोई पाल नहीं है। कहा उष्ण में वनस्पति खंड कैसा? उष्ण है। उष्ण में कैसा? 24 डिग्री से अधिक होना चाहिए तापमान, औसत तापमान। और जनवरी में 18 डिग्री से अधिक होना चाहिए। कोई पाल नहीं, यानी कि कोई ठंडा, जिसको हम लोग कहते हैं पाला गिरता, आलुआ में पाला गिरता, ठंडा बढ़ जाता है तो कहते हैं आलुआ में पाला गिर, कोई पाला गिरता है? हाँ नहीं। उस उपोष्ण में कब होता है? 17 डिग्री। उपोष्ण कब कहलाएगा? 17 डिग्री से अधिक और 14 डिग्री से, यानी 17 और 14 डिग्री से क्या होना चाहिए? अधिक तापमान होना चाहिए। तो कौन क्या कैसा वनस्पति खंड होगा? उपोष्ण वनस्पति होगा। कैसा वनस्पति? उपोष्ण। कौन सा? उपोष्ण। जनवरी में तापमान 10 से 18। करा कि उपोषण किसको कहेंगे? 17 डिग्री और 24 डिग्री के बीच में तापमान होगा तो उपोषण कहलाएगा। और 10 डिग्री से अधिक, 18 डिग्री से अधिक, 18 जनवरी के में 10 डिग्री 18 डिग्री के बीच होगा तब कहेंगे उपोषण तापमान। हम लोग कहेंगे उपोषण खंड कहेंगे वनस्पति। यानी कि कौन कहाँ कैसा वनस्पति पाया जाएगा? उपोष्ण वनस्पति। पाल कभी कभी, यानी कि यहाँ पाला कभी कभी गिरता है। शीतोष्ण वनस्पति कब कहलाएगा? जब 7 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में हो औसत तापमान हो। और जनवरी में कब हो? -1 से -10 डिग्री के बीच हो। और कभी पाला, कभी बर्फ गिरती है। तो कभी पाला गिरेगा तो कभी बर्फ और ये होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में अल्पाइन वनस्पति खंड का पाया जाता है। 60 डिग्री से कम होगा नहीं तो कौन सा बना पाया जाएगा? अल्पाइन वृक्ष, यानी कि वनस्पति खंड पाया जाएगा। कौन जाएगा? पाया जाएगा। कह रहा है दूसरा पॉइंट में सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विभिन्नता को प्रभावित करने का वाला महत्वपूर्ण कारक है। तापमान तो महत्वपूर्ण कारक है, ये तापमान होगा, तापमान के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन वनस्पति खंड है। उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश से ही डिसाइड होता है कि कौन सा वनस्पति किसका महत्वपूर्ण करता है, कौन सा वनस्पति प्रभावित करता है। सूर्य प्रकाश की अवधि, उसका तिरछापन तथा समुद्र तल के ऊंचाई जैसे कारक का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सूर्य की रोशनी है जो तिरछा पड़ रहा है या समुद्र के पर पड़ रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी जलवायु, यानी कि वो जलवायु कैसे होगी, और जलवायु कैसा होगा तो किस प्रकार से क्या पाया जाएगा? वनस्पति पाए जाएंगे। गर्मी के मौसम में, किसके मौसम में? गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं। गर्मी में सूर्य की प्रकाश ज़्यादा होगा तो पेड़ पौधे क्या होंगे? अधिक बढ़ेंगे। और ठंडा में सूर्य के प्रकाश कम मिलेंगे तो पेड़ पौधे क्या बढ़ते हैं? कम बढ़ते हैं। इसलिए देखते होंगे जितना भी ठंडा के मौसम में पेड़ पौधे रोपे जाते हैं वो बहुत कम बढ़ते होंगे, और रोपा ही नहीं जाता क्योंकि उसमें वृद्धि, सूर्य की रोशनी कम पड़ते हैं तो उसमें वृद्धि क्या होता है? कम होता है। और जितना ही सूर्य की रोशनी उसमें ज़्यादा पड़ेगा तो उस पेड़ पौधे में वृद्धि ज़्यादा होता है। इसलिए फसल भी जितना भी बोया जाता होगा नहीं
तो कम ऊंचाई वाले ही फसल बोया जाता है, कुछ ठंड में बोया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो आप छोटे को प्यार दें या बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ खड़ी स्त्रियाँ भी क्या आपसे सुरक्षित महसूस करें। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यूँ आगे बढ़ते रहें। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।